अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद देखिए पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं समंदर में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से जहाज निकलते हैं, खासतौर पे तेल के जहाज। बताया गया अमेरिकी जहाज थे, कुछ अमेरिका से संबंधित जहाज थे जिस पर ईरान ने हमला किया है। और उसके बाद देखिए आग की लपटों में अमेरिकी जहाज, इसमें तेल था, कच्चा तेल। طبعا هذا مسافيتر مو وحده ولد ये अमेरिकी जहाज उड़ रहे हैं, आप देख रहे थे। दूसरी तरफ देखिए ईरान पर अटैक हुआ है, ईरान के एयरक्राफ्ट उड़ा दिए इजराइल और अमेरिका ने। ये तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ा नुकसान हुआ है ये ईरान को। ईरानी एयरक्राफ्ट पर अटैक हुआ है। ये बहुत से एयरक्राफ्ट ईरान के तबाह कर दिए अमेरिका ने। अलग अलग जगह पर जो तैनात थे उन पर हमले। दूसरी तरफ देखिए अब ईरान ने बहरीन पर अटैक किया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं बहरीन पर हमले की तस्वीर है। बहरीन के तेल डिपो हैं जिस पर यह हमला किया गया। अब जो हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात में ईरान का कहना है कि वो ये आलम कर देंगे कि दुनिया में तेल जो अभी $100 प्रति बैरल है वो $200 प्रति बैरल हो जाएगा। बहरीन का तेल डिपो है जिस पर यह अटैक किया गया। और सिर्फ बहरीन नहीं, ओमान लिए चलता हूं आपको। यह देख रहे हैं ओमान का तेल स्टोरेज है, ओमान के तेल स्टोरेज पर भी अटैक कर दिया। तो इस वक्त ईरान जिस स्थिति में, वो चारों तरफ चौतरफा जो तेल के जहाज जा रहे हैं उस पर भी अटैक कर रहा है, जिनके अपने तेल के कुएं हैं, तेल के डिपो, उस पर भी अटैक कर रहा है। ये थाईलैंड का वेसल था, ऑयल वेसल, तेल का जहाज था, उस पर अटैक किया है। देख रहे हैं उस वेसल पर जो क्रू था उसकी हालत देख रहे हैं, वो भी जख्मी है। और इस बीच ओमान के भी एक ऑयल डिपो पर अटैक किया है ड्रोन से। ये शाहिद ड्रोन देख रहे हैं आप, शाहिद ड्रोन आसमान में और जाकर सीधे डिपो पर गिरता है।
अब देखिए अमेरिका का क्या हाल किया। अमेरिका के जो जहाज पानी में है, ईरान ने उस पर मिसाइल से अटैक किया है। जंग के बीच ईरान ने समंदर में यह बड़ा हमला किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी फोर्स जहाजों को निशाना बना रही है। फारस की खाड़ी में 2 ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। एक का नाम है सेफ सी विष्णु और दूसरे का नाम है जोफायरोस। टैंकर्स ट्रैकर्स के मुताबिक दोनों पर 4 लाख बैरल ऑयल था। 4 लाख बैरल। सेफ सी विष्णु अमेरिकी कंपनी का जहाज बताया जा रहा है। 2007 में बनाया गया सेफ सी विष्णु एक क्रूड ऑयल टैंकर है। दक्षिणी इराक के कसर बंदरगाह के पास यह हमला हुआ है और अमेरिकी तेल टैंकर को बसरा के पास निशाना बनाया गया है। हमले के बाद समंदर में तैरते जहाजों पर भीषण वार हुआ है। लपटे जहाजों से निकलकर आसपास के पानी तक फैल गई हैं, जबकि घना काला धुआं समंदर के ऊपर ऊंचाई तक उठता नजर आया है। पीटीआई के मुताबिक ईरान ने सुइसाइड बोट से यूएस का तेल टैंकर उड़ाया है। यानी एक छोटी नाव आई जिसमें बारूद था, उससे टक्कर मारी गई इसमें और उसके बाद यह धमाका हुआ। इसी रिपोर्ट के मुताबिक हमले में एक भारतीय की भी मौत हुई। ऐसे ही माल्टा का झंडा लगा हुआ जोफायरोस जहाज भी शिकार हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान कई जहाजों को निशाना बना चुका है। एक जहाज को यूएई तट के पास निशाना बनाया गया था, दुबई, जबकि दुबई के पास भी एक जहाज को नुकसान पहुंचाया था। ओमान में जहाज पर हमले के बाद आग लगी तो उसे फौरन खाली कराया गया, जिससे दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट पर ट्रैफिक कम हो गया है। कई कंपनियां इस रूट से अपने जहाज भेजने से बच रही हैं। दावा है कि भारत के अभी भी 24 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। यह भी सच है। तो हमारे सहयोगी रिपोर्ट देख रहे थे जो वहां मौजूद थे जब वो जहाज आ रहा था तेल का। अब सुनिए जरा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अब देखिए तेल भारत की सरजमी तक आ गया है, लेकिन गैस को लेकर बवाल भी चल रहा है और अफवाहें भी बहुत है। एक तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, कानपुर से आई है। कानपुर में सिलेंडर भरवाने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। बहुत से लोग अफवाह की वजह से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, कहीं सिलेंडर खत्म ना हो जाए, इसलिए बाकायदा कानपुर पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। कानपुर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी, ऐलान कर रही थी, सभी को मिलेगा सिलेंडर, घबराइए मत। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर सबको मिलेगा। जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। कल चुन्नीगंज में सुबह एक गाड़ी यहाँ से जाएगी, उधर के लोग वहीं से अपना सिलेंडर प्राप्त करेंगे और जो जिनको यहाँ पर मिलता था वो यहाँ आकर प्राप्त करेंगे। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। जो चुन्नीगंज से लेता था वो चुन्नीगंज जाकर लेगा। सुबह एक गाड़ी चुन्नीगंज में जाकर खड़ी होगी, वहां से सिलेंडर बटेगा। सिलेंडर की कोई कमी नहीं। अब देखिए सिलेंडर की कालाबाजारी भी हो रही है। पुलिस ने रेड की है और जिन्होंने स्टॉक कर रखा था सिलेंडर, वो सिलेंडर पुलिस ने बरामद किए। महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बहुत से रेस्टोरेंट होटल वाले घरेलू गैस का सिलेंडर कमर्शियल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, वहां रेड हुई है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं भोपाल की। भोपाल में भी पुलिस ने रेड की है और बहुत से सिलेंडर बरामद किए हैं जो गैराज में रखे गए थे। अब देखिए अलग अलग राज्यों में क्या हालात है। महाराष्ट्र, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करना बहुत महंगा पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि देश भर में कई जगहों पर प्रशासन एक्शन में आ गया है। छापेमारी और सिलेंडर जब्त करने के साथ केस दर्ज हो रहा है। महाराष्ट्र के बीड में उन होटलों पर सख्त कार्रवाई की गई है जो मुनाफे के चक्कर में घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे। 3 होटल संचालकों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में अवैध तरह से गैस सिलेंडर रखे गए थे, तभी प्रशासन ने गैरेज पर छापा मारकर सिलेंडर जब्त किए हैं। 8 घरेलू और 5 कमर्शियल गैस सिलेंडर कब्जे में लिए गए। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वर्धा के देवली के 10 होटलों से 11 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए।
जालना में कई होटल और रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने छापे मारे हैं क्योंकि यहां घरेलू गैस का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। प्रशासनिक टीम ने मौके से 9 घरेलू सिलेंडर जब्त कर लिए। मध्य प्रदेश, एमपी के भोपाल और इंदौर में भी कालाबाजारी रोकी जा रही है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर कलेक्टर ने कहा है कि निगरानी के लिए टीमें उन्होंने बना दी हैं। हर टीम में 3-3 अफसर हैं जो शहर में औचक निरीक्षण करेंगे। गुजरात के सूरत में भी प्रशासन ने जांच टीमें बना दी। 21 टीमें बनाई हैं जो सिलेंडर कालाबाजारी की जांच कर रही हैं। कई जगह एनडीटीवी के कैमरे पर प्रशासन ने लाइव रेड भी मारी है। इन अलग अलग जगहों पर यह हाल था। आप सुनिए जरा आम लोग क्या कह रहे हैं इस पर। घर पे जो गैस है वो किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, इसलिए भैया ड्यूटी का भी नागा करना पड़ा हमको कि आज किसी ढंग से ले। और अभी भी बताया जा रहा है कि शायद आज भी नंबर ना लगे हमारा। पहले तो ऐसा होता था कि आप आते हो, लाइन में लगते तो भी आपको मिल जाता था, बट अब ऐसे कि आप 1-2 दिन में आ रहे, 3 दिन में आ रहे तो भी आपको नहीं मिल रहा। यही है कि हम लोग रोजे में भी धूप में भी परेशान हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि खाना बनाने के लिए गैस मिल जाए। बस इतना नहीं बता पा रहे कि किल्लत है या नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोग पैसा, क्योंकि फोन नहीं उठा रहे ना ये लोग। सरकार से ये मांगेंगे भाई जल्द से जल्द सुविधा मतलब देने को ना हमको। तब तक के अब रमजान का महीना है। कहते हैं कि मिल रही, आराम से मिल रही, 4 दिन से लौट रहे हैं लेकिन मिली नहीं अभी तक। तो हम कल आए थे, कल भी इन्होंने शटर गिरा दिया था, कल भी नहीं दिया इन्होंने, और आज भी ऐसे कर रहे ड्रामा। लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये देखिए डीएससी नंबर है सबके, ये सैटरडे का है। लो डीएससी नंबर सब आया हुआ है, तब भी नहीं आ रहा है, सब ब्लैक हो रहा है। बुकिंग तो हो रखी है, मेरा 5-7 दिन हो गए, पर अभी सिलेंडर पहले घर पे पहुंचता था, अब सिलेंडर पहुंचा नहीं, इस करके आना पड़ा मेरे को। ऑनलाइन तो बुकिंग है सर, बाकी मिल नहीं रहा पर्ची। तो हमारा 27 तारीख का बुकिंग है। 7:30 पे लगा हूँ, पर्ची मिली नहीं है। गैर के बंदे घोष देते हैं वहाँ पर। सिलेंडर मिल नहीं रहे तो भरवा के रख ले। शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये घरेलू उपयोगी है, ये हर जन की उपयोगी है। ऑनलाइन की दुकान पैसा बुकिंग करवा रहे हैं, वो बुकिंग पे जाए तो बुकिंग नहीं हो रही है। लाखों करोड़ों लोग एक साथ बुकिंग कर रहे हैं, तो वो बुकिंग का जो सर्वर है वो बहुत स्लो काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो। लोगों की एक दिन में बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से लोगों में और दहशत फैल गई है कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी सब आउटलेट्स पे अभी हम लास्ट रिजर्व पे हैं। अभी 2 दिन का स्टॉक है हमारे पास सिलेंडर्स का। अब उसके बाद क्या होगा अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। सिलेंडर की सप्लाई है वो भी ठीक, अभी तक तो चल ही रही है। सिलेंडर वाला कुछ ऐसा भी बोल नहीं रहा कि कुछ ऐसी दिक्कत हो गया। तो मुझे कोई नहीं है, जो लेके आता है मेरा डिलीवरी पर्सन, वो वाला कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये है कि वो दिन में नहीं आकर के वो रात में लेके आ रहे हैं, जिससे लोग उससे परेशान ना करें। तकलीफ हो रही है लेकिन हो रहे हैं, आदमी लोग बढ़ा के काम कर रहे हैं। लोगों को आप सुन रहे हैं, लोग अपनी परेशानी का हाल बयां कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है। सियासतदान क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा। आज पार्लियामेंट में भी प्रदर्शन की तस्वीर आई। राहुल गांधी खुद सिलेंडर के साथ बैठे थे। एक और तस्वीर आई दक्षिण भारत से। प्रदर्शनकारी सिलेंडर पर मातम मना रही थी महिलाएं। दूसरी तरफ अंबाला में देखिए, अंबाला में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। सड़कों पर उतरे थे कार्यकर्ता सिलेंडर हाथ में लेकर। तो कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में सिलेंडर और चूल्हा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इस पर? राहुल गांधी कह रहे हैं तेल गैस पर अभी तो ये पैनिक की शुरुआत है। रेस्टोरेंट होटल बंद हो रहे हैं, एलपीजी पर घबराहट है। अमेरिका कैसे ये तय कर सकता है कि हम रूस से तेल या गैस खरीद सकते हैं या फिर नहीं? केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं देश में तेल गैस की कोई कमी नहीं है। हम 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। देश में भी एलपीजी का उत्पादन 28% और ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ कालाबाजारी की वजह से पैनिक बढ़ गया है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं गैस संकट पर पीएम का भरोसा बस खोखला बयान है। क्या आप नालों से गैस निकालकर समस्याएं हल करेंगे? नहीं तो
फिर आम जनता कहां से एलपीजी भरवाएगी? अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी के अच्छे दिनों का सिलेंडर खाली हो गया है। पहले लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे थे, अब रसोई गैस के सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं। हालात ऐसे ही रहे तो लकड़ी और उपले खोजने पड़ेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां देश और लोकतंत्र की दुश्मन है। ये लोग संसद में गरीबों के पैसे का दुरुपयोग करते हैं और देश में सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। हमने मारामारी में भी और महामारी में भी हालात संभालते थे, फिर भी हालात हमने संभाले। सुप्रिया सुले कह रही दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है और जब पहलगाम हमला हुआ था उस वक्त तब भी विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ था। इस संकट के समय भी हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। संजय झा कह रहे हैं देश में कहीं भी एलपीजी या पेट्रोल की कमी नहीं है। कुछ लोग एक साथ 4-4 सिलेंडर घर में रख रहे हैं, इसी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपने सुना, अब सुनिए जरा उन्हीं की जुबानी वो क्या कह रहे हैं। सियासतदान रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर दहशत फैली हुई है और जैसा कि मैंने कहा ये तो बस शुरुआत है। मैं ये बात हल्के में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या अमेरिका को यह तय करने दिया जाए कि हमें किससे तेल खरीदना है, किससे गैस खरीदना है? यही सौदा हुआ है क्या? ये अफवाह फैलाने या झूठी बातें करने का समय नहीं है। भारत इतिहास में सबसे गंभीर ग्लोबल एनर्जी दिक्कत से गुजर रहा है। फ्यूल सप्लाई हो रही है, घरों और खेतों के लिए गैस को प्राथमिकता दी जा रही है। एलपीजी प्रोडक्शन 28% बढ़ा दिया गया है। कंज्यूमर प्राइस मार्केट ट्रेंड और कॉम्पिटिटर की तुलना में बहुत कम रखे जा रहे हैं। स्कूल खुले हैं, फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल मिल रहा है। भारत को एनर्जी वर्कर्स और देश के हित के पीछे एकजुट होना चाहिए। भारत सरकार के गलत फैसले की वजह से आज लोगों को लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है, घरों में भट्टी बनानी पड़ेगी, चूल्हे तैयार करने पड़ेंगे। जो कमी है एलपीजी नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की थी। ये दोनों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उसकी वजह से ये इतना बड़ा संकट पैदा हुआ है। 2004 से 14 तक ही यदि आप देखें तो गैस की लाइन जो है एक महीने हुआ करती थी। गैस अमीरों का साधन हुआ करता था और यदि मान लीजिए आपको लगता है कि कोई संकट है, उस संकट में भारत एक साथ एकत्रित होगा कि इस तरह से जो है पार्टीशन पॉलिटिक्स करेगा? आपको पता है कि कितने लंबे लाइन चल रहे हैं आजकल एलपीजी सिलेंडर के लिए। कुछ रेस्टोरेंट से कहा कि हमें जो कुछ हमें कुक करना पड़ता है उसके लिए हमें गैस नहीं है, इसलिए आपको शायद चाय मिल जाएंगे लेकिन डोसा नहीं। हमें ये किस्म की बातें हो रही हमारे देश में। ये सब एक भटकाने की और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है और मैं लोगों को यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा विश्वास रखें। कभी कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय मोदी साहब किस तरह से बात करते थे, कैसे तालियां बजाते थे और किसको जिम्मेदार ठहराते थे। इस वक्त कौन जिम्मेदार है वो पहले तय करें। देश में कहीं भी एलपीजी का, पेट्रोल का कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। थोड़ा बहुत जो समस्या आ रहा है, जो ये रूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला करके होर्डिंग करने का कोशिश कर रहा है। क्या हमारे फ्लोर ऑफ द हाउस में यही पेट्रोलियम मिनिस्टर ने नहीं कहा कि 72 दिन का हमारे पास रिजर्व है? तो अगर रिजर्व था तो इस तरीके की किल्लत क्यों पड़ रही है? तो ये सारी जवाबदेही के और चिंता का विषय है कि अभी तो रेस्टोरेंट्स और होटल्स का कारोबार ठप हो रहा है, फिर घरों में जो सिलेंडर हैं वो मिलेंगे नहीं तो जनता क्या करेगी? क्या खाना पीना सब फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी तो प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी की भी दिक्कतें आएंगी। अब देखिए सवाल यह है कि अगर बहुत से लोग जिन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, वाकई गैस नहीं मिल पा रही है, तो उसका विकल्प क्या है? लोग क्या कर रहे हैं? ये आप देख रहे हैं इंडक्शन की बिक्री बढ़ गई है। इंडक्शन चूल्हे ऑनलाइन भी खरीदे जा रहे हैं और लोग जाकर दुकानों से भी खरीद रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी तरह दूसरे बड़े शहरों में ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भोपाल की तस्वीर है, वहां भी चूल्हा बंद है क्योंकि कमर्शियल गैस नहीं मिल रही है, तो इंडक्शन पर काम शुरू हो गया। अब देखिए एलपीजी के कई विकल्प हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और बहुत से लोग उसे अपना भी रहे हैं, क्योंकि परेशानी और समस्या कभी भी कहीं भी आ सकती है। इंडक्शन कुकटॉप इसे कहते हैं। इंडक्शन कुकटॉप आज के दौर में बहुत लोकप्रिय भी है। यह बिजली से चलता है, जिस पर रोटी सब्जी बन सकती है। किचन में ये एलपीजी का सस्ता और आसान विकल्प है। आधे घंटे तक खाना पकाने में 1 यूनिट बिजली लगती है इसमें। कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इसकी बिक्री कई गुना बढ़ गई है इस वक्त।
अगला है सोलर कुकर। सोलर कुकर में धूप से खाना पकाया जा सकता है। इसमें चावल, दाल और सब्जी बनाई जा सकती है। एक बार निवेश करेंगे तो गैस, बिजली कुछ नहीं लगेगा इसमें। यह है इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। यह बेहद कम बिजली की खपत पर काम करता है। इसमें भी चावल, दाल और सब्जी बनाई जा सकती है। इसमें खाना बनाने में 1.25 घंटे में 1 यूनिट बिजली लगती है। या फिर छोटे शहरों में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने का सबसे अहम इंतजाम, जिस पर खाना बनाना सस्ता होता है। और कहते हैं कि क्योंकि चूल्हे पर खाना कंडे या उपले और लकड़ी से बनता है। गांव में तो आसान है, लेकिन शहर में छत पर चूल्हा रख सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। AK सेवात साहब। 50 से लेकर 74 दिन का आपने ऑयल स्टोर कर रखा है, कम से कम 30 दिन की आपने गैस कर रखी है। आपने अभी वो 24 एंटिटी से 40 कर दी। रशिया से आपने ऑयल खरीदना कभी बंद नहीं किया, इतना प्रेशर आने के बाद भी। हाँ, अब ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये किसी ने नहीं सोचा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक। तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आज की तारीख में हम बहुत बेटर प्रिपेयर्ड हैं, मगर ये कभी भी नहीं होता कि इससे कुछ नहीं करते थे। 4 चीजें और करने की जरूरत है। हमें अभी और ऑयल की एंटिटी को एक्सप्लोर करें, हम रशिया से और ज्यादा ऑयल लें, और मिडिल ईस्ट हो सकता है 1-2 महीने तक के लिए बंद रहे। ये सोचना कि ये प्रॉब्लम दूर जल्दी हो जाएगी, नहीं होगी। दूसरा, कहीं ना कहीं बात हो रही है खर आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड लेने की। हो सकता है अमेरिका इसको खोल ले, पर मुझे लगता है कि इसके खुलने के चांस नहीं है। दूसरा, जो गैस है, वो जो हमारे डोमेस्टिक टर्मिनल है उनमें गैस बढ़ाएं, क्योंकि बाहर से गैस मिलनी मुश्किल है आज की तारीख में। अब देखिए गैस और तेल के हालात क्या है, मैंने आपको बताया। देश में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। सरकार का यह दावा है कि अफवाह ज्यादा है, लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है वो कोई भी जहाज निकलने नहीं देगा, तेल के जहाज, जितने जहाज फंसे हुए हैं। और ईरान का कहना है वो तेल के दाम $200 कर ही मानेगा। ये सारे जहाज फंसे हुए हैं, आप देख रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में लाइन से आपको जहाज ही जहाज दिखाई दे रहे हैं। दूसरे देशों के जहाज हैं जो खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कई दिनों से। दूसरी तरफ देखिए, अभी किल्लत जिन देशों में शुरू हो गई है, बांग्लादेश है। ये ढाका की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तेल की लाइन देखिए जरा, पेट्रोल लेने की लाइन, बाइक और कार की। अब देखिए तेल इस वक्त $100 पार है। क्या तेल 200 पहुंचेगा? कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। जंग के 12वें दिन यह चेतावनी ईरान ने पूरी दुनिया को दी है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा अमेरिका ने क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर किया है। ईरान ने कहा है कि अब वो केवल जवाबी हमले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विरोधियों के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों तक तेल भी पहुंचने नहीं देगा। ऐसे देशों की ओर जाने वाले जहाज या टैंकर को टारगेट किया जाएगा। जंग की वजह से दुनिया में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल $101 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम लगभग 20% की तेजी देखी गई है। यह बढ़ोतरी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के दखल के बावजूद हो रही है। एनर्जी एजेंसी ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की योजना बनाई है। यह तेल 32 देशों में पहुंचेगा, लेकिन बाजार की चिंता कम नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंचेगी क्या? जानकार मानते हैं तेल का यह स्तर आर्थिक सुनामी ला सकता है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे। सुनिए जरा मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। एक स्पाइक देखने को मिला, आज 9% से एज ऑफ नाउ हायर ट्रेड कर रहा है। $100 के ऊपर छू गया है। और ये जब तक जो भी हमारे जीडीपी एस्टिमेट होते हैं वो 65 और 75 जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेट, अराउंड 65 to $75 के बीच में के एस्टिमेट थे। ऐसा लग रहा है कि ये वॉर जो पहले सोचा था उतना जल्दी शायद ख़त्म नहीं हो, सिचुएशन डी एस्केलेट नहीं हो। यहाँ पे दोनों पार्टी हॉस्टिलिटी दिखा रही है। और जो चार्जेस एंड काउंटर चार्जेस चल रहे हैं, तो इट इज़ in this kind of uncertainty, markets cannot improve from here. देखिए ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है या फिर
मुस्लिम देशों पर अटैक कर रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी, IRGC की मिसाइल है, ये इस मिसाइल से हमला कर रहा है, लेकिन ये मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच रही है। अब तक ईरान जो अटैक कर रहा है वो अमेरिका के जो बेस हैं उन पर जाकर हमले हो रहे हैं। ये अमेरिकी बेस पर हमला है, ये दावा किया जा रहा है। ये जो ठिकाना है ये कुवैत में है और मिलिट्री टारगेट है, यानी यहां अमेरिका के सैन्य और सैन्य अफसर उनका ठिकाना हो सकता है, उस पर अटैक किया है। ईरान मिसाइल की बारिश कर रहा है, कितने भी हमले करे वो इजराइल और उससे आगे तक नहीं जा पा रहे हैं। ये ईरान ने मिसाइल दागी। इसी तरह के एक हमले में देखिए, ये आप देख रहे हैं इजराइल की बिल्डिंग, ऊपर से मिसाइल गिरी है और कई फ्लोर तक सीधे नीचे तक गड्ढा हो गया है। छतें फाड़कर ये मिसाइल अंदर घुसी है। अब देखिए दूसरी तरफ छत आपने देखी टूटी थी, ये देख रहे हैं। दूसरी तरफ ड्रोन भी दाग रहा है। ईरान के ड्रोन हमले भी मिडिल ईस्ट के देशों में और इजराइल तक जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए वो ड्रोन तैयार हो गए जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि शाहेद ड्रोन को मारने में सक्षम है। अब मैं आपको दिखाऊं, ईरान की परेशानी यह है कि ईरान इजराइल तक मार पा रहा है, मुस्लिम देशों में जहां अमेरिका के एयरबेस है वहां तक मार पा रहा है, लेकिन अमेरिका तक नहीं मार पा रहा है। वजह देखिए क्या है, वजह है उसके हथियार। ईरान कैलिफोर्निया मारना चाहता है, लेकिन तेहरान से मिसाइल दागेगा तो देखिए कैलिफोर्निया पहुंचेगी 12,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या ईरान के पास ऐसा हथियार है जो 12,000 किलोमीटर जा पाए? देखिए मिसाइल कौन सी, ईरान के पास सेजेल और खाइबर जैसी मिसाइलें हैं और इनसे वो इजराइल और मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। लेकिन इन मिसाइलों की रेंज सिर्फ 2,500 किलोमीटर है। देखिए यहां से उड़ेगी और रास्ते में गिर गई, आगे नहीं बढ़ पा रही। ऊपर से ईरान के अमेरिका के आसपास सैन्य बेस नहीं है, जैसे अमेरिका के यहां मुस्लिम देशों में सैन्य बेस हैं, यहां से मिसाइल दाग रहा है ईरान पर आराम से, लेकिन वहां अमेरिका के पास किसी का सैन्य बेस नहीं, यानी सीधे मिसाइल से अमेरिका पर हमला नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज जो ताकत है ईरान की वो है ड्रोन। अब ये ड्रोन जो है, खतरनाक ड्रोन का बहुत बड़ा जखीरा तो है ईरान के पास, लेकिन शाहेद और आरस जैसे घातक ड्रोन भी हैं, लेकिन इनकी रेंज कम है। इनकी रेंज 2,000 से 2,500 किलोमीटर तक है। अमेरिका तक मारने के लिए चाहिए 12,000 किलोमीटर। सीधे 12,000 किलोमीटर दूर टारगेट तबाह नहीं कर सकते हैं ड्रोन। इसके अलावा युद्धपोत है, ईरान के पास करीब 100 युद्धपोत बताए जाते हैं और 50 को अमेरिका ने तबाह कर दिया, ऐसा उसने दावा किया है। जो 50 वॉरशिप है उनका अमेरिका तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका युद्धपोत और एयर डिफेंस तैनात पहले से उसने कर रखे हैं, जो हर तरफ से ईरानी खतरे को नाकाम कर सकते हैं। तो वहां तक पहुंचना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि क्या विकल्प है उसके पास। अमेरिका ने क्योंकि डिफेंस सिस्टम भी लगा रखे हैं, आप देख रहे हैं दक्षिण कोरिया में जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम था थाड, जो 22,000 करोड़ रुपए का आता है, वो अमेरिका ने वहां से हटा लिया है
और मिडिल ईस्ट में इनकी तैनाती कर दी है। और ईरान के लिए अमेरिका तक मार करना मुश्किल है, लेकिन इराक और दूसरे मुल्कों में जो बेसेस है अमेरिका के, उस पर देखिए अटैक हो रहा है। ईरान में जो लड़ाके हैं, रेजिस्टेंस फोर्स है, उन्होंने ही अमेरिका के बेस पर हमला कर दिया। अब देखिए कौन सा तरीका है ईरान के पास अमेरिका में अटैक करने का। कैलिफोर्निया में एआई जनरेटेड वीडियो है, आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि उसका दावा यह है कि अपना पानी का जहाज अमेरिका के पास तक ले जाए और वहां से फिर ड्रोन से अटैक करे अमेरिका पर। एफबीआई ने अमेरिकी जमीन पर हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट पश्चिमी तट पर हमले को लेकर जारी किया गया है। खबर है कि एफबीआई की चेतावनी कैलिफोर्निया के लिए है। अलर्ट में कहा गया है ईरान की योजना जहाज से ड्रोन हमले करने की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अभी इस बारे में पूरा ब्यौरा नहीं है। हमले के समय और टारगेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एफबीआई ने फरवरी में अमेरिकी तट पर जहाज देखे जाने का दावा किया था। उस जहाज से ड्रोन का इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश हुई। अलर्ट को लेकर ट्रंप से सवाल हुए तो उन्होंने कहा मुझे चिंता नहीं है। हालांकि अमेरिकी मीडिया में दूसरी तरह के दावे भी किए गए हैं। कई मीडिया संगठनों ने इस खतरे को विश्वसनीय नहीं बताया है। उनके अनुसार यह चेतावनी सिर्फ एहतियात के तौर पर दी गई है। इस वक्त कैलिफोर्निया में ऑस्कर अवार्ड समारोह चल रहा है और 15 मार्च को लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड्स का ऐलान होगा। अलर्ट के बाद आयोजकों ने इवेंट की जगह की सुरक्षा बढ़ा दी है। सुनिए जरा आईआरजीसी यानी ईरानी सेना के कमांडर क्या कह रहे हैं। ईरान 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वाली अंडर वाटर मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ऐसी तकनीक सिर्फ 2 देशों के पास है, रूस और ईरान। हार्मूज पर अगर किसी ने हिमाकत की तो हम समंदर में ही हमला करेंगे और अमेरिका और इजराइल की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने तो अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, लेकिन हमारे पास मिसाइल और बारूद का भारी भंडार है। ईरान अकेला नहीं लड़ रहा है। जैसे इजराइल के साथ अमेरिका है, उसी तरह ईरान के साथ लेबनान का हिजबुल्ला भी है। हिजबुल्ला की सीमाएं, लेबनान की सीमाएं इजराइल से लगी हुई हैं और ये 100 रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर हिजबुल्ला ने।